शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। फूल और फलों की नर्सरी व्यवसाय से दोस्तों ने रचा इतिहास। अरबी की खेती करके कमाए अच्छा मुनाफा। अपने देश के कुछ लोग नए नए प्रयोगों के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। तमाम किसान नर्सरी को घाटे का सौदा बताने से नहीं चूकते, लेकिन इनके बीच जो प्रगतिशील किसान होते हैं वे बंजर मिट्टी में भी सोना उगाने का साहस रखते हैं। झारखंड जिला रांची के ऐसे ही दो दोस्त अनूप कुमार और सुनील कुमार नर्सरी में फूल और फलों के साथ अन्य शोभाकारी पौधे तैयार कर बेचते हैं, जिससे ये दोनों ही प्रतिवर्ष लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु फल फूल सब्जियों और अन्य वृक्षों के नए पौधे तैयार करके बेचना एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, जो बेहतर आमदनी कमाने का साधन साबित हो रहा है। इसी का सफल उदाहरण है रांची के दो दोस्तों की ये कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची जिले के निवासी अनूप कुमार और सुनील कुमार की, जो कि वर्ष 2004 से नर्सरी का व्यवसाय कर रहे हैं और इससे लाखों की आमदनी भी कमा रहे हैं। 2004 में हम लोगों ने जब शुरू किया था तो ये हैं सुनील कुमार महतो। दोनों ने हम लोगों ने मिल के काम को शुरुआत किया और कैसे बढ़े इस तरह से रात दिन लगे हम लोग और इस तरह से बढ़ते बढ़ाएं इसको। बिजनेस को शुरू करने में शुरू में तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन हम लोग फेस करते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए। शुरू में हम लोग 4 स्टाफ से ये बिज़नेस को चालू किए। आगे जाके हमारे साथ स्टाफ और जुड़ते गए, काम बढ़ता गया और उस तरह से आज काम अभी हमारे पास में करीबन 60 से 70 स्टाफ काम करते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं बिजनेस में और काफ़ी इम्प्रूव भी हो रहा है काम में। हमारा स्टेट काफ़ी पिछड़ा हुआ है और स्टेट के मुकाबले, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आपका साउथ, काफ़ी हम लोग से आगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के भी किसान जुड़े हम लोग के द्वारा, या तो फिर जो इंटरेस्ट रखते हैं इस प्रोफेशन में आएँ और कुछ अच्छा करें। हम लोग मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं कि हम लोग यहाँ के लोगों को भी इस लाइन पे लाएं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि छोटे स्तर से इस व्यवसाय की शुरुआत की। पहले केवल मौसमी पौधे ही तैयार करते थे और फिर जैसे जैसे इसमें सफलता मिली तो हर मौसम में नए पौधों की उपलब्धि बनी रही। इसके लिए इन्होंने अपनी फार्म पर ग्रीन हाउस और पॉली हाउस को बनाया, जिसमें मौसम के अनुसार वातावरण में परिवर्तन कर नए पौधों को तैयार करते हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये कई फूल और फलों के पौधों को बडिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग विधि से तैयार करते हैं। कई पौधों को बीजों द्वारा सीधे प्रो ट्रे और पॉलिथीन बैग में बुवाई कर नए पौधे तैयार करते हैं। फूल की लाइन में अनूप कुमार के साथ इस लाइन में जुड़ा और इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए, फूल के व्यवसाय को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते गया। इस लाइन में हम लोग 2004 से शुरुआत की और ये ऐसा हम लोग साथ मित्र तो है ही और आगे भी रहेंगे।
इस लाइन को जोड़ते हुए आगे बढ़ते गए हम लोग। और शुरुआत में तो हम सीजनल से शुरुआत किया। पिटूनिया, डायंथस, साल्विया, गजनिया, भरबेना, अस्टर, फ्लोक्स, ये सारे सीजनल फ्लावर जो हम लोग शुरुआत के दौर में किए और अभी भी करते आते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लावर हैं पिटूनिया, डायंथस, साल्विया, भरबेना। ठंडे दिन में अच्छी तरह से खिलते हैं और बहुत ही मनमोहक होते हैं। फल में हम लोग के पास अभी आम का, लीची का, कटहल का, नींबू का भी है। और फ्लावर में परमानेंट पौधे में ऑर्किड का हो गया, साइकुलेंट प्लांट हुआ, कैक्टस का हुआ, प्लूमेरिया का हुआ, इस तरह का अनेक प्लांट है यहाँ पे। मोटा मोटी बोला जाए तो अभी मेरे पास लाखों प्लांट हैं। इन फ्लावर को सभी में खाद के रूप में जैविक खाद का ही इस्तेमाल करता हूँ। जैविक खाद में हो गया केचुआ खाद। केचुआ खाद गोबर द्वारा तैयार होता है, तो सारा प्लांट में मैं इसको डलवाता हूँ। और नीम का तेल जो स्प्रे में ऊपर से कीड़ा के लिए उसका यूज होता है। और खाद के रूप में और भी हैं, जैसे कोकोपीट हुआ। कोकोपीट को मैं बाहर से मंगाता हूँ और इसका इस्तेमाल प्लांट में करता हूँ। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑर्किड में हो गया, एंथोरियम में हो गया, साइकुलेंट में हो गया और भी विभिन्न तरह के प्लांट है उसमें यूज होता है। पर सबसे ज़्यादा जैविक खाद का ही यूज होता है। आज इनके यहाँ नर्सरी में विभिन्न फलों, सब्जियों, फूलों, शोभाकारी और औषधीय पौधे आसानी से मिल जाते हैं। इनका कहना है कि कई पौधों को अन्य राज्यों से मंगवाकर भी नए पौधे तैयार करते हैं। इसके लिए सामान्य तौर पर वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, गोबर की खाद, परलाइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो हम लोग शुरू में सीजनल फ्लावर का काम करते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और भी प्लांट को जोड़ते गए। नए नए प्रकार के प्लांट, जैसे कि देश विदेश काफ़ी माने आते हैं, बाहर से भी प्लांट आते हैं। तो हम लोग पूना, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह स्टेट से भी परचेज करके इधर मैंने प्लांट ला के उसको प्रोपगेट किए और उस प्लांट को बढ़ाएं। और उसमें भी काफ़ी अच्छा सा मैंने मार्केटिंग है, काफ़ी डिमांड है। नए नए प्लांट के लोग काफ़ी मैंने डिमांड रखते हैं इधर। मैं दोनों मित्र मिल के इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ। 2004 से अभी तक मैं सहयोगी की तरह हम लोगों के दोनों के ऊपर विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास के रूप में ही हम लोग इस लाइन को अभी तक बढ़ाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों को बोला जाए तो हम लोगों का साल का टर्नओवर 3 करोड़ के आसपास का है। इसमें शुद्ध रूप से हमारे आमदनी वही 40 लाख के आसपास का होता है सालाना। मैं विश्वास करता हूं कि किसान भाई क्षेत्र में जुटे और इस रोज़गार को अपनाएं और यहाँ पे आके देखें और ट्रेनिंग के तौर पे सीखे। निःशुल्क प्रशिक्षण मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूं। अगर जो भी इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दूंगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। राजधानी जयपुर में पुलिस की छापेमारी, पुलिस कर्मियों ने बदमाशों के ठिकानों पर दी दबिश। आज जल्द सुबह से ही धरपकड़ और सर्च अभियान जारी है। दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र के अंबेडकर बस्ती इलाके में अज्ञात हमलावरों ने आज 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अरबी की सब्जी न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए बाजार में अच्छी मांग हमेशा बनी रहती है। इसी मांग को देखते हुए जो किसान अरबी की बुवाई करने जा रहे हैं तो वे किस प्रकार से करें वैज्ञानिक तकनीक से अरबी की खेती, ताकि आपको आने वाले समय में अरबी का अधिक उत्पादन मिल सके, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आराधना कुमारी। मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगी आज जिसको हम लोग मिरेकल वेजिटेबल कहते हैं, यानी कि लोग उसका कम से कम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो उसकी गुणवत्ता को नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो के बाद जब आप इसके गुणों को जानेंगे तो बहुतायत में इसका प्रयोग करेंगे। उस सब्जी का नाम है अरवी की सब्जी। ये सब्जी अपने आप में बहुत सारे गुणों को समेटा हुआ है। ये बस एक सब्जी नहीं है बल्कि इसमें मेडिसिनल गुण यानी औषधीय गुण भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। अब जैसा कि अरवी की सब्जी का लोग प्रयोग जो करते हैं वो ज़्यादातर उसके जो कंद होती है जो मिट्टी के अंदर आती है उसके लिए करते हैं, या इसके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब्जी या पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष बात है कि कच्चे अरवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत बार जब जानवर इन अरवी को खा लेते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड रहता है, एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो होता है जिसके कारण हमारे गले में जो खुजली टाइप की होती है इसके कारण होती है, तो कट जाता है तो ये विघटित हो जाता है ये रसायन, जिसके कारण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप इसको रात भर ठंडे पानी में जब भिगो के रखते हैं तो भी ये रसायन निकल जाता है और आप इसका सही पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो प्रोटीन होता है वो तो बहुत मात्रा में होता ही है, उसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन भी बहुतायत मात्रा में ज़रूरी होता है। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सही रूप से सुचारू रूप से जीने के लिए ये सारे तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी की अगर कमी हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां परिलक्षित होती हैं। तो ये सब्जी जो है बहुत सस्ती होती है, सुलभ होती है। भारत के हर राज्य में लगभग ये उगाई जाती है। अरवी जो होती है वो लगभग 130 से 140 दिन की फसल होती है। बहुत ज़्यादा जो लेट ड्यूरेशन तक लगाया जाता है वो 150 दिन में इसकी कटाई होती है, यानी कि 5 महीने का ये क्रॉप है। ज़्यादातर लोग जो अरवी लगाते हैं वो इसको मुख्य फसल के रूप में नहीं लगाते, किसी न किसी क्रॉप फसल के साथ मिश्रित रूप में लगाते हैं। और मैं भी आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि इसमें चूँकि कीट, बीमारी ये सब की समस्या थोड़ी कम होती है और ये कंद फसल है, मिट्टी के अंदर होती है, तो आप इसको मिश्रित रूप में अगर लगाएंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा देगी। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। मतलब प्लाऊ चला के उसमें खुदाई करने के बाद उसको थोड़ी भुरभुरी सी बना लेनी चाहिए, ताकि कंद है, कंद की फसल है, उसको ज़मीन के अंदर जाना है। अगर मिट्टी पोली नहीं होगी तो फिर उनको अंदर जाने में दिक्कत होगी और जो कंद होगा उसका आकार और उसका भार आपको कम मिलेगा। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पीएच की बात करें अगर मिट्टी की, तो वो लगभग आप 5.5 से 7.5 इतने पीएच है। ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा क्षारीय मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। 250 केजी जो अच्छी सड़ी हुई खाद जो होती है वो इसका इस्तेमाल पर हेक्टेयर की रेट से करें। जब भी आपको फसल लगानी हो उसके 15 दिन पहले अच्छे से मिट्टी में मिलाकर और धूप में अच्छे से इसको छोड़ दें। जहां तक रासायनिक उर्वरकों की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया के लिए यूरिया 135 किलोग्राम, डीएपी 110 किलोग्राम और पोटास 170 किलोग्राम देने की जरूरत होती है।
इन उर्वरकों में से यूरिया लगभग 40 से 45 किलोग्राम और डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा दे दें। शेष 85 से 90 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 2 बार में करें। इसके लिए किस्मों का चयन बोले तो जैसा कि हर फसल में होता है कि जो लोकल वैरायटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो समृद्ध वैरायटियाँ हैं, समृद्ध किस्में हैं, उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें पंचमुखी, सफ़ेद गौरिया, सहस्त्रपूर्णा, सहस्त्रमुखी, C9, सेलेक्शन, इंदिरा अरबी 1, नरेंद्र अरबी 1, ये सारे प्रमुख हैं। आप इनको लगा सकते हैं और अच्छी उपज इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रबी के रूप मौसम में भी लगाया जाता है और ये खरीफ के मौसम में भी लगाया जाता है। खरीफ फसल के रूप में इसकी बुआई जून से जुलाई माह तक कर सकते हैं और रबी फसल के रूप में इसकी बुआई अक्टूबर माह में की जाती है। अब ये कंद है तो इनको थोड़ा उपचारित कर लेना अच्छा होता है, ताकि इसमें जो भी आपके फफूंदजनक रोग होंगे ये सब नहीं आएंगे। तो हम लोग ज़्यादातर 75% जो होता है वेजिटेबल पाउडर, उसके रेट से इसको 1 ग्राम पर लीटर में घोल लेते हैं अच्छे से। उस घोल में ये कंद को डुबो के रखते हैं, फिर उसको बाहर निकाल कर छाया में अच्छे से सुखा लेते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं। तो इसमें फफूंदजनक बीमारियां जो होती हैं वो कम से कम लगती हैं। कंद जो है उसको ज़्यादा गहराई में कभी भी नहीं लगाएं। ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो उसके जो तने निकलते हैं उसमें दिक्कत आती है और पत्तियां ये सब उतने अच्छे से नहीं निकलती हैं। तो ये जो अरवी का कंद होता है, इसमें जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम लगभग इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। इसको हमेशा आप कोशिश करें कि मेढ़ों पे लगाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में इससे जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। इनको लगाने के बाद इसको अच्छे से पत्ते से ढक दे। तो पत्ते से ढकने से क्या होता है कि इसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। इनके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो आप उनको समय समय पर उनकी तुड़ाई भी करें, उसके डबल फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो आप उसको सब्जी के रूप में, पकौड़े के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरा है कि नई नई पत्तियाँ आती रहेंगी उसके कारण आपके फसल में। और चूँकि वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि पत्तों की बढ़वार कम होगी तो कंद आपके बहुत अच्छे बैठेंगे, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा सटा के संकरे रूप में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो कंद को बढ़वाड़ के लिए जगह नहीं मिलेगा और आपके कंद की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और खुदाई जब हम इसको करते हैं तो 150 से 180 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये मिलता है। और कुछ किसान इसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो स्टोर करने में आप देखें कि जहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हो वो थोड़ा अंधेरा जगह हो और नमी ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो ये फिर वहीं अंकुरित होने लगेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। महाराष्ट्र के पुणे के गंगाधाम चौक पर 5 गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राजस्थान में तूफानी हवाओं का असर दिख रहा है। बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम राज्य में भारी बारिश के कारण और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, दुर्गापुरा जयपुर एवं भारत मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और वर्षा की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 73% तक रहेगी और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 35% तक रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 18 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चौला, मूंग, बाजरा, ज्वार, मक्का और ग्वार आदि खरीफ फसलों की बुआई के लिए बीज, उर्वरक और रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें, ताकि चक्रवाती गतिविधि के बाद इन फसलों की बुआई की जा सके और बीज को उपचार के बाद ही बोया जाना चाहिए। मूंगफली की उन्नत किस्मों में RG 382, TG 37A, RG 425, RG 510, RG 559-3 व गिरनार 2 का चयन करें। मूंगफली की झुमका किस्मों के लिए 100 किलोग्राम एवं फैलने वाली किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। बीज को बुआई से पहले 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम मैंकोजेब फफूंदनाशी से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। किसानों को नए फलदार पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की सलाह दी जाती है। बड़े फलदार वृक्षों के लिए 1x1 × 0.75 मीटर और मध्यम आकार के फलों के वृक्षों के लिए 1x0.75 × 0.75 आकार के गड्ढे खोदें। चक्रवात खत्म होने के बाद पौधरोपण किया जा सकता है। खरीफ बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय जून मध्य से जुलाई का तृतीय सप्ताह है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायन की व्यवस्था कर लें और बुआई के 2 या 3 सप्ताह पहले 10 से 12 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि चक्रवात के बाद बरसात के मौसम के लिए बाजरा और ज्वार जैसी अगेती चारे वाली फसलों की बुआई करें। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर चक्रवात खत्म होने के बाद छिड़काव करें। परिपक्व सब्जियों की तुड़ाई करें। वर्षा और तेज गति की हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए पशुओं को पशुशाला में बांध कर रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जनकपुर, जिला कोटा के कृषक सुदर्शन सिंह ने। ये रेनगन सिंचाई प्रणाली के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुदर्शन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
रेनगन इरिगेशन सिस्टम छिड़कवा विधि से सिंचाई करने की एक नवीनतम कृषि तकनीकी है। सामान्य फुहारा के जैसे दिखने वाली ये मशीन रेनगन के नाम से जानी जाती है। इसमें गैर प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जो खेत में किसी भी एंगल में सिंचाई कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री यानी चारों तरफ बरसात के रूप में सिंचाई करने का एक अच्छा और सरल साधन है। सिंचाई का यह साधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खेत में किसी भी कोने से 70 से 100 मीटर तक बारिश के तरीके से सिंचाई कर सकता है। इसे एक स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर खेत की सिंचाई वाले भाग में खड़ा कर दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा पंप सेट की पानी आपूर्ति करने वाली पाइप से जुड़ा होता है। रेनगन में पानी का दबाव बढ़ते ही इसके ऊपरी भाग में लगे फव्वारे से 100 फीट की परिधि में चारों ओर वर्षा की बूंदों की तरह पानी निकलकर फसल की सिंचाई करता है। रेनगन के लाभ। रेनगन से लंबी दूरी और ऊंचाई से पानी गिरने से फसल को पर्यावरण से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। एक रेनगन से जरूरी पावर के साथ से आधे से 1 एकड़ तक की सिंचाई अकेला कर सकता है। लगभग सभी प्रकार की खेती में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सिंचाई पानी वाले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का प्रयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय और पानी से खेत की सिंचाई संभव है। समय कम लगने से डीजल और बिजली की भी बचत होती है। देश में बहुत सारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां रेनगन का निर्माण करती हैं और इन सब की अलग अलग कीमत भी होती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।